नमस्कार दोस्तों, टीचिंग परीक्षा के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि सी टेट 2026 की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। सी टेट का आपका जो एग्ज़ाम है वो है फ्रेंड्स आपका 6 सितंबर 2026 को। ओके, और ये भी बताया गया है कि अगर बाई चांस स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो 5 सितंबर को भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब परीक्षा की डेट तो अनाउंस हो चुकी है, लेकिन आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहते हैं। और मेरा नाम है ईशा अग्रवाल। मैं आपको सी टेट में हिंदी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं उसकी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्लीज़ सारे बच्चे जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और स्पेशली टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो या कोई भी इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो हिंदी का विषय होता है, ठीक है ना, वो आपको 30 मार्क्स की हिंदी आती है। और जो 30 मार्क्स की हिंदी है उसमें 3 भाग होते हैं। एक होता है अपठित गद्यांश पद्यांश, दूसरा होता है हिंदी व्याकरण और तीसरी होती है पैडागॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इन्हीं तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज आती है अपठित गद्यांश पद्यांश। 30 में से अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 मार्क्स का या कभी कभी 10 मार्क्स का भी आपको आता है अपठित गद्यांश पद्यांश, यानी कि रैंडमली आपको कोई पैसेज या पोयम दे दी जाती है और उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मेन चीज़ क्या है, इसमें आपको याद कुछ भी नहीं करना, सिर्फ छोटी सी चीज़ है कि इसमें आपको निरंतर अभ्यास करना है। रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपका काम हो जाएगा और वो आपको टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर रेगुलर सेशंस मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़ने की सही गति। फ्रेंड्स, आपको अपनी जो रीडिंग स्पीड है ना वो थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो पेपर में क्वेश्चन भी आपको जल्दी रीड करने पड़ते हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ उनके जितने भी विकल्प हैं सभी विकल्प पढ़कर ही सही उत्तर की पहचान हो सकती है, इसको हमेशा याद रखिएगा। सी टेट में जो बच्चों की मोस्टली गलतियां होती हैं, 1 या 2 मार्क्स से बच्चों का पेपर रह जाता है, वो यही होता है कि वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने पहला विकल्प पढ़ा गलत लगा, दूसरा विकल्प पढ़ा सही लगा, उन्होंने वहीं पे चूज कर लिया, फिर वो चाहे ग्रामर हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन, चाहे पैडागॉजी। लेकिन गलती कहाँ पर होती है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर दूसरा ऑप्शन सही है इसका मतलब ये नहीं कि वही सही होगा, हो सकता है उससे बेहतर विकल्प जो है चौथे विकल्प में हो या तीसरे विकल्प में हो। तो कृपया करके सारे विकल्प पढ़कर ही उत्तर दीजिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, शब्दों का सही संदर्भ में सही अर्थ आपको समझना पड़ेगा। और ये हिंदी की जो वोकैबुलरी होती है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हमें हिंदी के शब्द समझ में नहीं आते, तो वो आपको सी टेट में जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है कि सी टेट में आपको आएगा पैसेज या पोयम। तो आपको एक जो कंटेक्स्ट दिया जाएगा, संदर्भ दिया जाएगा, वाक्य को पढ़कर आप शब्द का अप्रॉक्सीमेट मीनिंग तो समझ ही सकते हैं। तो उससे आपको मीनिंग समझने में आसानी होगी और आप प्रश्नों के उत्तर ज़्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे। खैर, समय के साथ साथ जब आप अभ्यास करेंगे तो आपकी हिंदी की वोकैबुलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये तो था आपका गद्यांश पद्यांश, यानी कि 8 से 9 मार्क्स जो कि आपके फ्री के मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि सारे आंसर आपके सामने होंगे। दूसरा पार्ट आता है आपका हिंदी पैडागॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सीधे सीधे 15 मार्क्स का आता है। अब 15 मार्क्स की पैडागॉजी के लिए आपको सबसे ज़्यादा अभ्यास करना होगा। रीजन बिहाइंड इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं। जैसे कि अगर मुख्य विषय मैं आपको बताऊं ऊपर ऊपर से, तो पहला आता है अधिगम अर्जन। मान के चलिए कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है कि भाषा अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग, और अर्जित, ठीक है ना, अर्जन का मतलब क्या होता है कि वो अचेतन प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। दूसरा आता है उपचारात्मक शिक्षण। कम से कम एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन एक क्वेश्चन तो मान के ही चलिए। उपचार होता है कि अगर बच्चा क्लास में सही परफॉर्म नहीं कर रहा, उसमें कुछ कमी आ रही है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ पे कमी आ रही है, उसका निदान कैसे करना है, इससे संबंधित हमेशा प्रश्न आता है। फिर अगला टॉपिक है शिक्षण के सिद्धांत। इसमें आपके जितने भी आपके वो है सिद्धांतकार हैं, चॉम्स्की, वाइगॉत्स्की, पियाजे, स्किनर, स्टीफन क्रैशन और आपका थॉर्नडाइक, उन सबके नियम आ जाते हैं। तो वो तो हम आपको डिटेल में करवाएंगे यूट्यूब में भी और पेड बैच में भी। टीचिंग परीक्षा का पेड कोर्स भी ले सकते हैं, बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, ठीक है ना, सारे ऑफर आपके लिए ओपन है। अलग से कोर्स भी है, कॉम्बो कोर्सेज भी हैं। तो इसमें आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आ जाता है, जैसे पियाजे का। उसके बाद वाइगॉत्स्की के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है ना, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, स्कैफ फोल्डिंग, ठीक है ना, सहपाठी आकलन, और वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। जो चॉम्स्की हैं उनका आ जाता है कि भाई भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता है या नहीं। स्किनर का ये आ जाता है कि भाषा अनुकरण के द्वारा, नकल के द्वारा, अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। स्टीफन क्रैशन कहते हैं कि वो बोधगम्य निवेश,
कि I+1 उस प्रकार से, ठीक है ना। थॉर्नडाइक के नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, यही सारे नियम हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आपका आता है आकलन मूल्यांकन। अच्छा, इसके तो कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आकलन के मूल्यांकन के भी 2 क्वेश्चन कम से कम आते ही हैं, क्योंकि मूल्यांकन में जैसे पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो पिछली बार भी फरवरी 2026 में क्वेश्चन आया है कि बच्चों का आकलन कैसे किया जाए, पठन कौशल का आकलन करने के लिए क्या करना चाहिए, लेखन कौशल का आकलन करने के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर आकलन की विधियां कौन कौन सी हैं, रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो, ये सारी चीज़ें। फिर आता है आपका बहुभाषिकता। कम से कम एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुभाषिकता में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे आपका मल्टीलिंग्वलिज्म और इसमें आपका कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, टर्मिनोलॉजीज। तो बहुभाषिकता का मतलब ये नहीं होता कि आप बच्चे को बहुत सारी भाषाएं सिखाएं। इसका मतलब होता है कि आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जो विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी मातृभाषा भिन्न है, तो आप सबकी भाषाओं का सम्मान करें, उनको कक्षा में स्थान दें, परंतु जो आपकी लक्ष्य भाषा है वो बच्चे को बहुत अच्छे से समझा दें, ठीक है ना। ये चीज़ होती है बच्चे की एक्सेप्टेंस गेन करना, उनका कॉन्फिडेंस गेन करना। तो बहुभाषिकता का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर आता है आपका भाषा कौशल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेखन कौशल, ये श्रवण कौशल, आपका मौखिक कौशल, पठन कौशल। इसमें जैसे कि श्रवण कौशल में मेन आएगा कि चीज़ों को सुनकर आपने कितना याद रखकर बोला, स्मृति आपकी। ये आपका लेखन कौशल, लेखन कौशल का प्रक्रिया उपागम, ठीक है ना, वो पेपर में आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है पठन कौशल, क्योंकि पठन कौशल के बहुत सारे प्रकार हैं। पठन के प्रकार आपका द्रुत पठन, आपका गहन पठन, फिर स्किमिंग, स्कैनिंग, फिर आपका ऊर्ध्वगामी, ठीक है ना, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये आता है पठन कौशल। फिर आपका कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन अधिगम सामग्री। अधिगम सामग्री यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कौन कौन सी सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्टर, सबसे मेन पाठ्य पुस्तक। फिर उसमें पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में आप किन किन चीज़ों को प्राथमिकता देंगे। जैसे चित्र होने चाहिए, रंगीन चित्र, ठीक है ना, और भाषा सरल होनी चाहिए। उच्च स्तर की जो पुस्तकें होंगी उसमें भाषा जो है वो थोड़ी मतलब प्रभावी रूप से होनी चाहिए, विभिन्न विधाएं होनी चाहिए कि कविता भी है, गद्यांश भी है, कहानी भी है, निबंध भी है, जीवनी भी है, वो सारी चीज़ें, पत्र लेखन भी है। फिर लास्ट में आता है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगर इसका क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन रैंडमली पूछा जा सकता है, नहीं तो मतलब कि नहीं भी आ सकता, लेकिन एक क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक हम करते जरूर है। तो यही सारे विषय हैं आपके पैडागोजी के, जिसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे यूट्यूब सेशन पर भी और पेड क्लास में भी। तो ये सीधा सीधा 15 मार्क्स का। और आखिरी में फ्रेंड्स आपका आता है हिंदी व्याकरण, जो अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6 मार्क्स की आपको आएगी। अब व्याकरण में आपको सारे विषय इंक्लूड नहीं करने, CTET में सिर्फ आपको कुछ टॉपिक्स लेने हैं। जैसे कि एक आता है शब्दार्थ और विलोम, मतलब पर्यायवाची विलोम शब्द। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे अलग से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बस गद्यांश पद्यांश में जो भी क्या कहते हैं कि आपको पैसेज या पोयम दिया गया है, उसी में से एक शब्द उठा के दिया जाएगा, उसका अर्थ या विलोम शब्द पूछा जाएगा। तो वो तो आप पैसेज या पोयम के संदर्भ में उस शब्द का क्या अर्थ है वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि भाई कुछ शब्द अनेकार्थी भी होते हैं। घट, घट का मतलब घटना भी होता है, कम होना। घट का मतलब घड़ा भी होता है। तो वो पोयम या पैसेज में किस संदर्भ में है वो आपको समझना पड़ेगा। मुहावरे लोकोक्ति में भी ऐसा ही है कि मुहावरे लोकोक्ति अलग से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर पैसेज में या पोयम में कोई मुहावरा है, जैसे कि किसी के सिर पर चढ़ना भला होता नहीं, तो सिर पर चढ़ने का मतलब क्या है, परेशान करना, क्रोध का पात्र बनना। फिर जैसे, तो ये दोनों टॉपिक तो यहाँ पे हो गए। तत्सम तद्भव आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संज्ञा विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तत्सम तद्भव का एक क्वेश्चन रैंडमली आता है कि भाई तत्सम तद्भव देशज विदेशज, प्योर संस्कृत के शब्द कौन से हैं। फिर संस्कृत से हिंदी में जो शब्द आ गए तद्भव, वो कैसे हैं, उनकी पहचान कैसे है। विदेशी शब्द, तो यहाँ पर टीचिंग परीक्षा आपको पूरी ट्रिक्स बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शब्द आधे श से शुरू हो, श्याम, श्वेत, श्लेष, ठीक है ना, शियालस, ये सारे शब्द हमेशा तत्सम होंगे। जहाँ पे चंद्र बिंदु आ गया, जैसे कि चांद, आंख, गेहूं, वो हमेशा तद्भव होंगे। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स से आपको ये टॉपिक मतलब कि 10 मिनट में क्लियर हो सकता है। उसी प्रकार संज्ञा विशेषण सबसे महत्वपूर्ण, कि पेपर में बहुत आता है संज्ञा विशेषण का संबंध या विशेषण विशेष्य का संबंध, या फिर एक क्वेश्चन आता है समूह से भिन्न शब्द, जिसमें 99% केसेस में संज्ञा विशेषण के आधार पर या भिन्न शब्द छांटते हैं। ओके, तो इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। या फिर संज्ञा विशेषण के प्रकार ही पूछ लिए जाते हैं। फिर आपका आता है उपसर्ग प्रत्यय, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में अक्सर आता है। कि जैसे मूल शब्द है आधिपत्य, आधिपत्य में मूल शब्द क्या है, पति यानी स्वामी यानी कि हेड, और इसमें उपसर्ग कौन सा है, अधि, प्रत्यय कौन सा है, य। तो यही अगर आपको शब्दों की पहचान होगी, सिर्फ आधारभूत जानकारी, तो आप CTET का पेपर बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। मतलब ये टॉपिक उपसर्ग प्रत्यय का, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी।
संधि और समास। इसके एक एक क्वेश्चन बाई चांस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन अभी तक जो देखा गया है कि संधि या समास का बहुत ही सरल प्रश्न पूछा जाता है। समास का क्वेश्चन जनरली पोयम में ज्यादा आता है, ठीक है ना, संधि का कहीं भी आ सकता है। लिंग वचन, अभी फरवरी 2026 में क्वेश्चन आया था कि सामान्य बहुवचन कौन सा होता है, तिर्यक बहुवचन। तो ये छोटा सा टॉपिक है जो मुझे लगता है सिर्फ आधे घंटे का है, क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन, बस उसका थोड़ा सा अभ्यास करना है, खुद को नर्चर करना है। फिर आपका आता है मुहावरे लोकोक्ति, मैं बताई चुकी हूँ। अलंकार, अब इसका मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो तत्सम तद्भव का मैं आपको बताई चुकी, जो ट्रिक्स वगैरह, जैसे कि आधा श है तो तत्सम ही होगा, अगर क्या कहते हैं कि चंद्र बिंदु है तो आपका तद्भव ही होगा, अगर आपकी अ की ध्वनि है या फिर आपका नुक्ता है, जैसे कि नीचे बिंदु आता है ज, तो ये आपका विदेशी शब्द ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी कुछ ट्रिक्स हैं जो आपके काम आएंगी। फिर आपका जैसे संधि के स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आने वाला। उसके बाद आपका जैसे समास है, समास भी आपका एक ही दिन का टॉपिक है। जैसे कि 6 प्रकार होते हैं, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। जनरली जैसे पोयम है उसमें एक शब्द आया नीलकमल, नीलकमल में कौन सा समास है, या हिमालय, हिम प्लस आलय, तो उसमें समास क्या है, समास क्या होता है, दो शब्दों का मेल, उनका रिलेशन क्या है। अब जैसे कि भाई उपसर्ग है, स्पेसिफिक उपसर्ग, यहाँ पे भी ट्रिक्स हैं कि अगर आपका प्रति, निर, निस, बे, ला, यथा, इनमें से कोई उपसर्ग आता है, सीधे अव्ययी भाव डाल दीजिए। दुर, दुस, कु, सु, सत, अगर इनमें से कोई उपसर्ग आता है, कर्मधारय समास डाल दीजिए, क्योंकि इसका मतलब है कि दो शब्दों में या तो तुलना हो रही है या फिर एक शब्द दूसरे की विशेषता बतला रहा है। तो ऐसी ही बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो हम आपको बताएंगे, बहुत जल्दी आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आता है उपसर्ग प्रत्यय, जिसमें शब्द की संरचना समझना बहुत आवश्यक है। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि इसमें मूल शब्द क्या है, मेन वर्ड। जैसे कि एक शब्द है अत्याज्य, और इस शब्द में अगर मैं पूछती हूँ कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग यानी जो मूल शब्द के पहले एक्स्ट्रा वर्ड लगता है, जैसे सम, विषम, तो वी प्लस सम, वी उपसर्ग है। तो यहाँ पर बच्चे मोस्टली अति उपसर्ग बताते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर अ उपसर्ग है, अत्याज्य, जिसे त्यागा ना जा सके। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, शब्द की संरचना, कि शब्द बना कैसे है। और मेन आपका आता है अलंकार, जो कि हिंदी में भाषा एक वालों के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैसेज में तो आपको अलंकार का प्रश्न आएगा नहीं। तो अलंकार भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन CTET में अगर आपको कम से कम करना है तो सिर्फ ये 6 अलंकार, अनुप्रास, रूपक, उपमा, मानवीकरण, श्लेष, यमक, कम से कम इतना ही करके चले जाइए, सफिशिएंट होगा। हाँ, इसके अलावा विभावना और विरोधाभास, ये एक दो मैं आपको और समझा दूंगी, वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो यही सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करेंगे तो अभी तो फ्रेंड्स सितंबर में एग्जाम है, 2.5-3 महीना आपके पास बहुत आराम से है। अच्छे से तैयारी कीजिए, 2 से 3 बार में आपकी, मतलब 2 से 3 बार भी आपकी तैयारी पूरी हो सकती है, कि एक बार तैयारी करके दूसरी बार के बाद तीसरी बार, इतनी बार तैयारी करके मुझे लगता है CTET 2026 आपका 100% क्लियर होकर ही रहेगा। बाकी टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम तो आपके साथ ही हैं, और टीचिंग परीक्षा ने सारे कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो बाकी जाते जाते फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर जरूर देकर जाइएगा, पैडागोजी का। ये मैं आपको जब भी CTET का यूट्यूब पर लाइव सेशन होगा उसमें मैं आपके साथ ये जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगी। तो चलिए फिर यहाँ पर हम आपसे लेते हैं विदा, और मिलते हैं आपसे, ठीक है, प्रॉपर यूट्यूब सेशन में या फिर पेड क्लास की सेशंस में, जहाँ पर हम आपको विस्तार से हर चीज़ बताएंगे। आप सभी CTET एस्पिरेंट्स को टीचिंग परीक्षा की तरफ से परीक्षा के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार।